Welcome to Examshala. Today we are going to discuss the important articles in the editorial of Indian Express published on 17th and 18th February. So without wasting any further time, let's get started. But before that, kindly do subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. चलिए शुरू करते हैं. आज के दोनों पेपर के आर्टिकल्स में दो तीन खास एग्जांपल्स हैं. पहला एक इशू है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स इट्स यूज इन एम्प्लॉयबिलिटी, और 3-4 आर्टिकल कंबाइन करके वुमेन इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, गवर्नेंस और एथिक्स में स्पेशली वुमेन सेंटर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, इन पे बेस करके 3-4 आर्टिकल है उनको हमने कंबाइन कर दिया है. उनको हम एक साथ में ही देखेंगे कि हमारे लिए उनमें से एग्ज़ाम के लिए क्या काम का निचोड़ निकल सकता है. 2 आर्टिकल्स हमको पता है पहले से ही, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में. तो उसका जो एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि प्रोटेस्ट की वजह से जो प्रोक्योरमेंट बढ़ रहा है वो प्रोक्योरमेंट पे गवर्नमेंट को कितना लॉस होगा, उसमें पॉलिटिक्स हो रही है या नहीं. और इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने देखा था कि एनके सिंह ने जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट पे के नेगेटिव पॉइंट्स एक ऑथर ने बताए थे. और आज सुशील कुमार मोदी जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ही इज़ अ गुड इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं. तो इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे होता है, किसी एक इशू का पहले नेगेटिव पॉइंट आता है फिर पॉजिटिव पॉइंट आता है. तो चलिए आज वाला हम देखते हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑथर को ये क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन स्पेशली, कि एम्प्लॉयबिलिटी रेट, इंडिया में जो रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी है, जो एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना है, हम लोग अभी भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और खींच के 3-4 यूनिवर्सिटी जो IIT IIMs वही आती है, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो बात ही छोड़िए. तो देखते हैं उसके लिए क्या है, शुरू करते हैं. नाउ ही सेज एजुकेशन नीड्स इंस्ट्रक्शन डाइवर्सिटी. उन्होंने टेक्स्ट का, संस्कृत का, अध्यापक, उपाध्याय, आचार्य, इन सब की मीनिंग बताते हुए बताया है कि ये सारे है तो टीचर ही, लेकिन इनके इंस्ट्रक्शंस में डाइवर्सिटी होती है. और इसलिए क्या हो रहा है कि आज की टीचिंग बहुत ही मोनोटनस हो गई है. एक ही चीज़ को, एक ही सिलेबस को एक ही तरह से घटाया जा रहा है, घिसाया जा रहा है और कुछ नयापन नहीं है. तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि एजुकेशन में आजकल इंस्ट्रक्शन डाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंट हो रही है. ठीक है, हम सिर्फ जो एक हमारा एम्बिशन रहता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यही बढ़ जाए. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मीन्स कि जितने यूथ हैं, जो इतने यूथ एजुकेशनेबल एज में हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले और सब कुछ एनरोल हो जाए. यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ गेटिंग एनरोल्ड, दैट आर लायबल टू गेट एनरोल्ड एंड विच आर गेटिंग एक्चुअली एनरोल्ड. तो जितने लोग एनरोलमेंट के लायबल हैं और उनमें से कितने लोग एनरोल हो रहे हैं हायर एजुकेशन में, उसके रेशियो को निकालते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. तो गवर्नमेंट या सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का ये फोकस रह रहा है, प्राइमरी लेवल पर रह रहा है कि हम ड्रॉप आउट रेशियो कम करें. ड्रॉप आउट रेशियो मीन्स कि कितने बच्चे पढ़ने वाले एज में हैं और 9th क्लास में या 8th क्लास में, 10th क्लास में स्कूल छोड़कर चले जाते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर में उनका फोकस है कि ड्रॉप आउट रेशियो कम किया जाए, और हायर एजुकेशन में उनका फोकस है कि एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए. लेकिन ऑथर ये कह रहे हैं कि सिर्फ एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमको एम्प्लॉयड लर्नर रेशियो बढ़ाना होगा. ये जो हमारी एम्प्लॉयबल वर्किंग क्लास है, वो क्लास जो एम्प्लॉयबल है और जो काम भी कर रही है मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में, उनको हम कैसे एक फॉर्मल एजुकेशन दे सकें. एजुकेशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक्स बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, अपग्रेडिंग, अपस्किलिंग, उस तरह की कैसे दे ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े. ऑथर ने ये भी सोर्स कंसर्न किया है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो जो हायर्ड, जो वेल एक्वायर्ड और वेल टैलेंटेड, वेल एक्सपीरियंस लोगों को तो ओवर पेड सैलरी दे रही हैं, लेकिन अंडर एक्सपीरियंस लोगों को, जो न्यू है, जो फ्रेशर्स है, उनको रखने के लिए तैयार नहीं हो रही है. तो ये जो रीज़न है, ये रीज़न यहाँ से आ रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वोकेशनल ट्रेनिंग नाम की चीज़ हो रही है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसको पहले ही साल से इंक्लूड कर देना चाहिए ताकि जो बच्चा हो या जो स्टूडेंट बाहर निकले यूनिवर्सिटी से, उसको मार्केट का या उस फील्ड की इंडस्ट्री का पहले से थोड़ा बहुत बेसिक हो. तो उसको जो पहले 6 महीने या साल भर जो इंडक्शन पीरियड रहता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए वो कंपनी उनको पे नहीं करना चाहती है, और वो चीज़ वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही करके आए ताकि एक बार जब वो बाहर निकले तो फिर वो एज एन एक्सपीरियंस, एज अ ट्रेंड, एज अ प्रोफेशनल हायर हो. और उनको तो गवर्नमेंट, या उनको जो गवर्नमेंट है या कंपनीज़ है, दे आर रेडी टू गिव देम even good amount of salaries and good amount of emoluments for that, but they are not ready to pay for training and vocational training for the newcomers and freshers, and they are always in need of experienced person. Now definitely it is a very common sense, the person will have to work somewhere to get an experience, and if everybody is demanding experienced person, how they can get it?
हर किसी को अगर एक्सपीरियंस बंदा ही चाहिए तो उसको कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा ना. एट फर्स्ट everyone is a fresher, and if no one is wanting fresher, then how they can hire? So this problem should be dealt by providing some amount of experience and knowledge and technical know-hows in the very beginning age of the universities and their professional certificate courses, so that they will not get direct exposure of the market, rather they will be exposed to the market system and the industrial system at the very university level. Now he say that he is quoting the Rabindranath Tagore's idea that we do not learn from experience solely, but we learn from reflecting upon them. हम सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं, एक्सपीरियंस पे देख कर, यानी एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करके वी एक्चुअली स्टडी दोज एक्सपीरियंस एंड देन वी लर्न. So this is the very practical difference between, he is a very good quote by Rabindranath Tagore, that we do not learn by experience solely but reflecting upon them. Present day changing shape of education is full of information, misinformation coupled with agenda driven narratives and politics. What is happening today? Today is Google. Everything is available on Google. But this is what the content available on Google is a kind of fact. That is not analysis. So facts are flowing in the market, but it's actual analysis, the use of such facts in molding of a technical person, in molding of a technical know-how or a social know-how, or in molding of a personalized idea. इन फैक्ट्स को यूज़ करके कैसे एक व्यक्ति में या व्यक्तित्व में निखार लाया जा सके, उसका काम होगा टीचर का. तो फैक्ट्स तो बहुत सारे घूम रहे हैं, सही गलत, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिक्स एंड ऑल. सो देयर इज़ अ वेरी urgent need of a person to filter these needs, to filter these facts and provide those facts or those data that is helpful for nourishment of a person, to turn it from a raw material to a finished good. That is what a teacher does. Most of the private institutions are being held by politicians, criminals, strongmen and vested interest groups. That is true. Private institutions are only held by these powerful people because they are having money, and those who are having money can only able to invest, and those who don't have money, they cannot invest, and that is why they are not in that field. They might be employed as a teacher, as an hire, as an advisor, but overall the management body, the government body is filled with these politicians, criminals, strongmen and local backups and all. So this is actually causing what? Brain drain. The people who are actually about to get, who are actually more genuine person, जिनको चाहिए उनको वो स्कॉलरशिप या फीस या चांसेस नहीं मिल रहे हैं, and they are trying outside the country, और जिनको नहीं चाहिए, those who are not able, they are getting it, and that is why the net resource, the net youth resource of country is not being completely utilized, जिसको हम अपना demographic dividend कहते हैं. Our country is having good percentage of youth in our population, but what is happening is the talented youths are going outside the country in order to get better opportunities, and that is why our brain drain is happening, and we need to strictly stop them. Now he has also proposed some suggestions, so we'll see what are the suggestions. Suggested measures. So he actually suggests 5 or 6 type of specific measures. So he says include skill universities in granting degrees. So जो डिग्री का जो कोर्सेज है उसमें स्किल का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो, और एक इवैल्यूएशन पैरामीटर स्किल को भी रखना चाहिए, और स्किल की भी डिग्री मिलनी चाहिए, जैसे कि NSDC वगैरह हो रहा है उस तरह से. इंडिपेंडेंस टू यूनिवर्सिटीज़ टू डिज़ाइन देयर ओन करिकुलम, प्रोग्राम्स एंड सिलेबस. जो पुराना आउटडेटेड सिलेबस है, जो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है, वो पढ़ के फ़ायदा क्या? स्पेशली इन प्रोफेशनल कोर्सेज. इफ़ दोज ह्यूमैनिटीज़ में तो फिर भी ठीक है, बट प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर वो मार्केट ओरिएंटेड और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सिलेबस नहीं है तो पढ़ के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है. सो यूनिवर्सिटीज़ को या प्राइवेट कॉलेज को या डीम्ड कॉलेज को भी ये अलाउ करना चाहिए, दे कैन चेंज देयर करिकुलम, दे कैन चेंज देयर syllabus as per the need, as per the demand, as per the localization of their area. Similarly, innovations and practical, moving away with stereotype of academic burdens. आप लोगों ने भी academics की होगी ग्रेजुएशन में, बिना फालतू के बहुत सारे पेपर वर्क, फाइल्स एंड लॉट्स ऑफ बिना मतलब के असाइनमेंट लिखे होंगे. मोस्ट ऑफ देम कॉपी पेस्ट. वो एक्चुअली उससे होता क्या है? नथिंग. सो द ऑथर इज सेइंग कि इन ऑर्डर टू डू अवे विद दिस academic paper load of work and to use vocational and more training related, practical related work, so that we can actually learn it. Not to feel the procedure and we have to write the assignments 3000 pages, 4000 pages. That is going to nothing happen. 4 people sit down there, लोग अपने पैसा देते हैं, पैसे दे के असाइनमेंट लिखवा लेते हैं. उससे होता क्या है? कुछ नहीं. सो उससे अच्छा है कि आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह रखिए, ताकि बच्चे को एक्चुअली, जो स्टूडेंट है वो एक्चुअली उसे सीख सके.
Second thing is allowing the partnership with the other best universities or best institutions for more improvement. And finally, allowing some approval of granting apprenticeship degrees programs also. So these are the suggested measures to perform or to reform our modern day higher education so that our youth becomes more employable and the rate of employment generation increases in our country, and that is why the GDP is also going to increase from it. Now let's move on to next topic. The wise arbiter. Again, this article has been written by Mr. Sushil Kumar Modi. He is pointing out some good रेफरेंसेस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. उन्होंने बताया कि कैसे 8,000 करोड़ रुपए स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 8 सिटीज़ को दिया गया, मतलब 1,000 करोड़ रुपए हर एक सिटी को दिया गया उनके स्पेशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए, ताकि डेवलप कर सके इकोनॉमिक. और जो फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन उन्होंने 1% जो है 1% 41 + 1% 41% टू बी गिवन टू द स्टेट्स आउट ऑफ द टोटल डिविजिबल टैक्स पूल, एंड 1% विल बी गिवन टू द हिली स्टेट्स एंड यूटीज़ इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. और उन्होंने डिफेंस के लिए भी अलग से एक्विजिशन रखा है. तो वो चीज़ें क्यों अच्छी हैं उसके बारे में ये सुशील मोदी जी बता रहे हैं. 8,000 करोड़ रुपीज़ के बारे में, उनके टास्क के बारे में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो जो पहले वाले वीडियोस में ऑथर को नेगेटिव पॉइंट्स लग रहे थे, ये इनको पॉजिटिव पॉइंट लग रहे हैं और इसी का वो बड़ाई कर रहे हैं. जाहिर सी बात है, इनकी पार्टी पावर में है तो ही विल सपोर्ट दिस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑन इट, जस्ट to look on the important point that it is 8,000 crore rupees has been given to specific cities of 8 cities to further develop their infrastructure in order to get more and more boost to employment generation and economic investment. Price of reform. Now this article is very important in terms of अभी क्या हो रहा है कि फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं. बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने अभी तक की रिकॉर्ड एमएसपी की खरीद की है. ठीक है, रिकॉर्ड एमएसपी की खरीद की है और उसके बाद से 2,16,000 करोड़ रुपए के गेहूं और चावल खरीदे हैं एमएसपी के प्राइस पर. और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी लोकल इलेक्शंस वहाँ हुए, बीजेपी गवर्नमेंट तो वैसे भी वहाँ आउटशेड हो गई बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट. अब उनको अगर पॉपुलर बनने रहना है तो क्या करना है, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा. हमको पता है कि एफसीआई की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो क्या होगा, वो रखे सड़ेगा ही. डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर नहीं सकते हैं. ठीक है, 27 रुपीज़ पर केजी वीट और राइस उनको पड़ता है और वो एनएसडीसी नॉर्मल आदमी को 3 से 4 रुपये पर केजी देते हैं. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, 24 रुपये का हर एक केजी लॉस हो रहा है. तो इनसे और ज़्यादा लॉस होने वाला है गवर्नमेंट को, और ये सारा का सारा बर्डन किस पे आने वाला है, सरकार पे नहीं आने वाला है. इट इज़ गोइंग टू कम ऑन द पॉकेट्स ऑफ द मिडिल मैन और द मिडिल क्लास पीपल हु आर पेइंग, मिडिल क्लास इनोसेंट पीपल हु आर पेइंग द टैक्स वेरी ऑनेस्टली एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर पे सारा का सारा बर्डन आने वाला है. क्योंकि गवर्नमेंट तो पॉपुलिस्ट मेजर को लेना ही पड़ेगा, किसान के अगेंस्ट जा नहीं सकती और एमएसपी पे उनको खरीदना पड़ेगा. एमएसपी पे खरीदेंगे, हर 1 किलो पे 24 रुपये किलो का लॉस हो रहा है, ऐसा ऑथर कहना चाह रहा है. और ये फर्दर हमको लॉस होने वाला है. तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपना स्टेप रोल बैक नहीं करना चाहिए. ज़रूरत से ज़्यादा एमएसपी खरीद के कोई मतलब नहीं है. वीट और राइस में हम आजकल ऑलरेडी सरप्लस कंट्री चल रहे हैं. हमें और सीरियल क्रॉप्स और अदर क्रॉप्स को जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सके उस पर एमएसपी देकर उसको इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए, ना कि इसके बजाय. तो वो तो पॉलिटिक्स है. अब गवर्नमेंट को जो कुछ अच्छा काम करना है तो पावर में तो रहना पड़ेगा. पहले पावर में रहने के लिए कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स तो लेने ही पड़ते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ द मिडिल क्लास ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स. दिस वाज द होल समरी. Next 3 articles is, one is based on the case of Priya Ramani. Priya Ramani was a working associate with MJ Akbar, who was minister in the Modi government and who used to be initially a publisher. उनके अंडर ये काम करती थी. उन्होंने मीटू कैंपेन के अंदर उन पे एक क्लेम लगाया था और उसके अगेंस्ट में MJ अकबर जी ने उनको ये कहा था कि आप हमारा नाम ख़राब कर रहे हैं. उन पे डिफेमेशन का केस लगाया था. वो डिफेमेशन का केस गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसे मानने से मना कर दिया और उसको उस केस से बरी कर दिया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो मीटू एलिगेशन लगाया है वो सही है. तो अभी MJ अकबर को कन्विक्ट नहीं किया गया है, बट MJ अकबर ने जो इन पर डिफेमेशन केस लगाया था वो कोर्ट ने मानने से उसको निरस्त कर दिया है. इसलिए ये कह रही हैं कि इनकी एक जीत हुई है. वो एलिगेशन सच है या नहीं है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ अ जजमेंट, दैट इज़ अ मैटर ऑफ अ ट्रायल एंड एरर. बट अभी उनको ये जीत मिलने के कारण, उनके जो डिफेमेशन केस कैंसिल होने के कारण बहुत सारी महिलाओं में
ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है या कुछ वर्क प्लेस हरासमेंट हुए हैं तो वो इन पे कंप्लेन कर सकती हैं. सो ऑथर ये बता रहे हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ boosting, morale boosting judgment from the judge that is going to be helpful in further coming days so that women जिनके साथ वर्क प्लेस में harassment हुई है और women will get more and more confident to report such incidents. What happens in most of the cases, women are fearless. लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, वो लोग मेरा नाम खराब करेंगे, इन सब के वजह से वो क्या होती हैं, वो डर जाती हैं और अपने प्लेस में, फिजिकल प्लेस में, इवन एट द डोमेस्टिक प्लेस दे आर नॉट रिपोर्टिंग द वायलेंस और द harassment against them. So this is going to help in this. So this is basically, this judgment is actually boosting the morale of those victims that can come and stand up against the harassment that has been done. Second is taking down the Britney. Britney Spears, as we know, was a pop star in USA and हमको पता है कि जैसे ही कोई फेमस होता है तो उसके दो एक्सपेक्ट होते हैं. एक तो उसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ होती है और एक बहुत सारी नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की पब्लिसिटी होती है. जैसे हमने देखा था अभी सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के केस में, बस हमको एक नाम चाहिए था और सारे दिन भर रिया चक्रवर्ती केस चल रहा था. एंड शी वाज डिज़ाइन, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी डायलॉग के, शी वाज कंसिडर्ड एज शी वाज रादर टारगेटेड एज कि उसने ही मारा है, शी इज़ द ओनली कल्प्रिट. ठीक है, तो इस तरह का मीडिया ट्रायल हो रहा था. तो उसी तरह से सेम ब्रिटनी स्पीयर्स पे भी हुआ जब उनका ब्रेकअप हो गया एंड ऑल. तो डिटेल में कहानी नहीं जाते हैं, बट ये कहने का इनका ये मतलब है कि ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि उस तरह से जो नेगेटिव पब्लिसिटी होने के कारण ब्रिटनी स्पीयर्स को एक मेंटल ट्रॉमा हो गया. शी बिकेम डिप्रेस्ड और वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि उनको अभी अपने फादर के यहाँ पर कंट्रोल में रहना पड़ रहा है. यानी कि उनकी जितने भी मनी अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स है, वो सारे के सारे दैट विल बी डेजिग्नेटेड बाय हिज फादर्स. उनके फादर के कंट्रोल में ही वो सारे काम करना पड़ रहे हैं. और अब जाकर उनके ऊपर एक कहानी, एक डॉक्यूमेंट्री जब बन रही है तब लोगों को दिखा रहे हैं. तो जो लोगों ने पहले ब्रिटनी स्पीयर्स पे एलिज क्राइम्स किए थे, जो एलिज एलिगेशंस लगाए थे, दीज पीपल्स आर कमिंग बैक एंड सेइंग सॉरी कि नहीं हमने जो एलिगेशन लगाए थे वो ठीक नहीं था, हमको नहीं पता था कि आपको इतना ज़्यादा हार्म करेगा, हमने पब्लिसिटी के लिए या नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए, यू नो, सम काइंड ऑफ जर्नलिस्ट आर मेकिंग पेज 3 टाइप ऑफ गॉसिप्स. और उस गॉसिप्स में दे आर वेरी यूज टू काइंड ऑफ डिफेम एनी काइंड ऑफ पर्सन्स एंड दैट इज़ वाई they are being targeted by the small media journalists, and this is actually causing hamper to those women celebrities. Especially the women celebrities are getting at the most of the receiving ends. Britney Spears had to face a mental disorder and a kind of depression state, and court ordered her under the conservatorship of her father. That means she will be guided by her father in all the economic, banking, social aspects. As the court decided, she is not of a free mind, she is being of a depression mind and she can harm to herself. So इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी, गॉसिप न्यूज़ निकले के चक्कर में कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हो, छोटे छोटे जर्नलिस्ट हो, फोटोग्राफर्स हो, गॉसिप राइटर्स हो, इवन सम स्मॉल पीपल्स हु केम इन देयर लाइव्स, स्मॉल publicity eager celebrities, they just alleged him for nothing, just for making gossips, and this actually led to the depression of the Britney Spears, and finally she came down. Okay, at the time she was even more popular than Rihanna and Beatles, etc. But this is especially happening in the society, and especially most in 95% of the cases women are targeted as a more victim. Women के बारे में gossip बहुत चलती है, बहुत बिकती है, और ये टाइम है हमारे सोसाइटी को रिफॉर्म करने का कि इस तरह की गॉसिप्स को, इस तरह के अफवाहों पर नज़र ना डालें, बिकॉज इट कैन रियली हार्म the very life or the very career of many peoples. So this comes with the celebrity nature. If you are a celebrity, you have to deal with it. There are some positive aspects and there are some negative aspects too. Now the third is gender and punishment. So again this article is based on कि भाई ये ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना अपोज कर रही हैं क्योंकि वो लेडीज़ हैं, इसलिए उन पर हम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं. तो ये हमारे एक मिसोजिनिक सोसाइटी को बताता है कि हम मेल जो है तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि लेडीज़ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, मेन स्ट्रीम सोशल सोसाइटीज़ में आए और बड़े बड़े रिफॉर्म्स के लिए वो एडवोकेट करें या बड़ी बड़ी अपनी बातें कहें या अपनी बातों को बड़े प्लेटफॉर्म पर रखें. इस तरह का ऑथर का ये व्यू है, दो इनका एक पर्सनल व्यू है, बट ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी एक मिसोजिनिक सोसाइटी हो गई है
क्योंकि वो लेडीज़ हैं, अपोज कर रही हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। बट इस तरह का ऐसा तो कुछ नहीं है। दे आर बेसिकली हैविंग एन एंटी इंडिया और काइंड ऑफ अ टूल किट कल्चर, एंड दैट इज़ वाई दे बीइंग अपोज्ड, no matter they are ladies or not. Okay, so that depends on the views of the author, but what we need to understand for our exam point of view is the misogynist society. The society is trying to getting misogynist, and that is why we are trying to obstruct, or the orthodox society are trying to obstruct the progress of women at all the social level, maybe political level, at leadership level at all. Next page. Now it is more equal faith. It is also based on the same women rights, and it is showing how Saudi Arabia, which was initially considered to be the most conservative orthodox country about the women rights, is now getting reformed under the Prince Salman. So Prince Salman के बीच में, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान MBS, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अंडर में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ओपनिंग ऑफ सिनेमा थिएटर्स, वुमेन्स आर अलाउड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स, ओके, एंड many others, they are also allowed to get into the administration. So ये सारे रिफॉर्म्स जो मोहम्मद बिन सलमान के अंडर में हो रहे हैं, वो इस्लाम के ट्रू फेथ को दिखाता है। जो अरबिक, ये ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो अरबिक इस्लाम लिखा गया था उसमें इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी नहीं थी, लेकिन उनका जो ट्रांसलेशन हुआ अलग अलग लैंग्वेजेस में, या जो बहुत सारे धर्म गुरु थे जो ऑर्थोडॉक्स थे, कंजर्वेटिव माइंड के थे, उन्होंने उसको इस तरह से ट्रांसलेट करके तोड़ मरोड़ के लिखा है ताकि उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग तरीके से हुआ। उसका एक केस में एग्जांपल देते हैं, जैसे कि इस्लाम में एक ये पॉइंट लिखा हुआ है कि एक मेल विटनेस, किसी गुनाह का या किसी क्राइम का कोई विटनेस है, मेल विटनेस, उसकी गवाही 2 फीमेल विटनेस के बराबर मानी जाएगी। मतलब 2 फीमेल विटनेस अगर गवाही देते हैं वो, और एक मेल विटनेस गवाही देता है, तो दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह की एक मिसोजिनिस्ट टाइप ऑफ उसमें इस्लाम में है, ऐसा ये कहना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। ये इंटरप्रिटेशन में चेंज कर दिया गया है। ओरिजिनल अरबिक इस्लाम में ये कुछ और ही था, और इसको चेंज करके कुछ इस तरह से लिखा गया है ताकि सोसाइटी में वुमेंस की जो प्लेस को अंडरमाइन किया जा सके। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बट चारों का समराइज़ यही है कि आवर सोसाइटी जो मिसोजिनी किस तरह से वुमेंस को डेवलप नहीं करने जा रही हो। अगर वुमेन एम्पावरमेंट हमें करना है, एक्चुअल में करना है, तो हमें इन सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली टारगेटिंग ऑफ वुमेन्स एट द सेलिब्रिटी लेवल्स, डिफेमिंग देम इन द नेम ऑफ गॉसिप्स, ओके, अपोजिंग देम जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम द वुमेन कैटेगरी एंड दे आर बीइंग coming into the leadership area and opposing some social movements. So this should not happen in order to protect the society. And since women and men both are equal, in order to grow we need contributions from both genders of the society, and we should rather support them in order to just to create gossips and to restrict someone. So this was in today's articles. Hope you enjoyed the video. Thank you. Have a nice day.